नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है घमंडी ननंद का पर्दाफाश। नीलम और पवन की शादी को बस हफ्ते ही बीते थे। एक ही कंपनी में दोनों काम करते थे साथ साथ। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हुई और कब प्यार में तब्दील हो गया उन्हें खुद एहसास नहीं हुआ। दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से नहीं हुई थी, क्योंकि नीलम शहर की पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी। सीता जी यह कहकर शादी के लिए इनकार कर दिया कि शहर की लड़कियां गांव में एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, गांव की रीति रिवाज को नहीं मानेंगी। शहर की लड़कियां नकचड़ी होती हैं, पर पवन अपनी जिद पर अड़ा था। उसने घर वालों के खिलाफ जाकर भागकर नीलम से मंदिर में शादी कर उसे अपनी पत्नी का दर्जा दे दिया और घर दुल्हन बनाकर ले आया। नीलम ने कुछ महीनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि वह अपनी खुशी से जॉब करती थी, ना कि पैसा कमाने के लिए। वह खुद को गांव के नए माहौल में एडजस्ट करना चाहती थी। शहर की पढ़ी लिखी, नौकरी करने वाली, खूबसूरत, बड़े नैन नक्श, लंबे काले करने बाल वाली नीलम जब शादी करके पहली बार गांव पहुंची तो जो देखा देखता ही रह गया। गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे होने लगे। ससुराल में उसके कदम रखते ही सीता जी तो जैसे अपना गुस्सा ही भूल बैठी। देखते ही आरती की थाल लेकर अपने घर की लक्ष्मी का स्वागत की तैयारी करने लगी। सिर्फ उसे भाभी का दर्जा नहीं दे पाया वह थी उसकी बड़ी ननद आरती। गांव के नए माहौल में नीलम को शुरू में बहुत दिक्कत होती थी, पर उसने अपनी जी जान से सबका दिल जीतने की कोशिश की। वह अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में नहीं मिलाना चाहती थी। आरती अपने भाई की लव मैरिज के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि उसकी सास ने अपनी बहन की बेटी से पवन की शादी चलाने को बोला था। आरती ने अपनी तरफ से बात पक्की भी कर दी थी कि मम्मी जी आप फिक्र मत करिए, मायके में मेरा बड़ा धौस है, तो शादी पक्की ही समझिए। मैंने जुबान दे दिया ऐसा ही होगा। ऐसा करके वह सास के दिल में अपना जगह बनाना चाहती थी, और मायके में उसकी पसंद की भाभी आएगी तो मायके में उसका दबदबा बना रहेगा। दोनों तरफ से उसी का पलड़ा भारी था। आरती ने अपने भाई को लड़की की फ़ोटो व्हाट्सएप पर दिखाया और सगाई की तारीख भी तय कर दी। यह भी बोला कि लड़की आएगी तो अपने साथ इतना दहेज लाएगी कि घर में रखने की जगह कम पड़ जाएगी। पर पवन ने जब लड़की देखा तो मजाक उड़ाने लगा। दीदी, इससे शादी करने से अच्छा मैं आजीवन कुंवारा रहना पसंद करूँगा। यह बुलडोजर भैंस जैसी लड़की मिली थी पूरे शहर में मेरे लिए। उसने इस रिश्ते को ठुकरा दिया। तब से आरती की सास उससे तमतमाई हुई हैं और उसको एक घर छोड़कर पुश्तैनी हिस्से से भी बेदखल करना चाहती हैं। पूरा हिस्सा वो अपनी बड़ी बहू को देंगी। यह बात आरती को तीर की तरह चुभ गई, जैसे उसके पूरे शरीर में किसी ने सुइयां ही चुभा दी हो। ससुराल में मान सम्मान तो मिला नहीं और ज़मीन जायदाद भी चला जाएगा। बस यही नफ़रत उसके सीने में आग की तरह सुलग रही थी। आरती अपनी नई भाभी नीलम को इन सब का कसूरवार समझती थी। नीलम शहर की पढ़ी लिखी तेज तर्रार लड़की थी। आरती को लगता नई भाभी के आने से भाई हमेशा इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा और उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी। वह ससुराल में मान सम्मान तो खो चुकी थी, पर मायके में उसका वर्चस्व खत्म हो जाए उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। अब वह हमेशा मायके आती, अपने भाभी को परेशान करती, ससुराल जाने का नाम ही नहीं लेती। सीता जी को नीलम के खिलाफ उसने कान भरने शुरू कर दिए। माँ, इस पर जरा नज़र रखना, शहर की लड़कियाँ चालू होती हैं। ज़्यादा छूट दी तो जैसे भैया को अपने इशारों पर नचा रही है ना, तुम्हें भी अपने वश में कर लेगी। तेरे सिर पर सवार होकर पूरे घर में
तांडव करेगी। पर बेटी नीलम, बहू तो ऐसी नहीं है माँ। यह शहर की लड़कियाँ केवल फर्राटेदार अंग्रेजी बोलकर सबका दिल जीत लेती हैं। खाना बनाने के नाम पर इन्हें 100 बीमारियाँ घेर लेती हैं। तुम तो ठहरी गांव की भोली भाली। माँ, बहू को घर की मालकिन मत बना देना, नहीं तो कटोरा लेकर भीख मांगती रहोगी। अच्छा हुआ आरती, तूने यह बात सही समय पर बता दिया, नहीं तो न जाने कौन सी आफत आ जाती। माँ, और कोई ज़रूरत नहीं है भाभी को जींस टॉप पहनने की छूट देने की। गांव में हमारी सब हंसी लेंगे। अच्छा होगा कि तुम शुरू में ही भाभी को मुट्ठी में कस कर पकड़ के रखो। अब कल भाभी की रसोई का पहला रस्म है, तो देखते हैं उनकी माँ ने खाना बनाना भी सिखाया है कि केवल लाली लिपस्टिक पोतना। शहर की लड़कियों को घर चलाना आता भी है कि नहीं? भाई, बस ऐसे ही भगाकर हमारे सिर पर बैठा दिया है इसे। आरती, तू तो सही कह रही है। सीता जी को भी आरती ने अपने शीशे में उतार लिया। सीता देवी अपनी बेटी के हाँ में हाँ मिलाने लगी। अब आरती को माँ का साथ मिल गया। उसने अपने माँ के कान भरने शुरू कर दिए। घर में महाभारत के युद्ध का आगाज शुरू हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह सीता देवी बोली, बहू, बहुत आराम हो गया। अभी तक मैंने तुमसे रसोई में कोई काम नहीं कराया। इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें अपना गुलाम समझोगी। आज गांव से कुछ औरतें आ रही हैं। मेरी बड़ी जेठानी, मेरी जीजी को हमने खाने पर बुलाया है, तो यह सब 1 बजे से पहले बन जाना चाहिए। लिस्ट देखकर तो नीलम का माथा चकरा गया, क्योंकि मायके में उसने कभी 1 गिलास पानी भी नहीं उठाया था। बस उसे खाने में मैगी, चाउमीन, पिज्ज़ा, कॉफ़ी बनाने ही आता था। पर सीता देवी ने तो उसे आज दाल बाटी चूरमा, रोटी, यह सब बनाने को बोला था, वह भी अकेले। इतना सारा खाना जो कि पॉसिबल भी नहीं था। वह तो माथा पीटने लगी, बड़ी बेचैनी होने लगी, क्योंकि उसने यह सब खाना भी नहीं खाया था। सीता देवी बोली, बन जाएगा न बहू? हाँ माँ जी, मैं सब कर लूँगी। कह तो दिया, पर उसे बहुत घबराहट हो रही थी। पवन के ऑफिस जाने के बाद 3-4 घंटे लगातार किचन में एक पैर से खड़ी रही कि आज माँ जी की नाक कटनी नहीं चाहिए। गांव की औरतों के सामने, नहीं तो माँ जी का सिर शर्म से झुक जाएगा। यही सोचते सोचते वह अपना हाथ फटाफट चला रही थी। बीच बीच में नीलम की ननंद आरती किचन का जायजा लेती रहती। कभी पानी पीने के बहाने आती, तो कभी चाय, और मन ही मन बहुत खुश होती कि आज माँ की इज्जत तो धरी की धरी रह जाएगी। यह शहर की लड़की सिर्फ पिज्ज़ा, मोमोज ही बनाना आता है इन्हें, रोटियां बनाना इनके बस की बात नहीं। 1 बजते ही सारी औरतें फटाफट सीता देवी के घर आ गई। कैसी है सीता? आज तोहार बहुरिया ने खाना में का बनाया है कि हम सबको बुलाया है? अरे बैठो तो जीजी, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सीता देवी ने तेज आवाज में कहा, नीलम बहू, अब जल्दी खाना लगाओ, सब मेहमान आ गए हैं। नीलम खाने की थाली में बाटी चोखा रोटी, खीर रखा और सबको बड़े प्यार से परोसने लगी। गांव की औरतें खाने की थाली देखते ही बड़े ही अचरज से बोली, अरे यह शहर की छोरी इतना खाना बनाना जानती है? आरती बोली, ताई जी, पहले खाकर तो देखो, फिर तारीफ के पुल बांधना अपनी बहू की। गांव की औरतें खाना खाने लगी। कमला चाची थी तेज तर्रार, खाने का पहला निवाला डालते ही थूक दिया, क्या बहुरिया, हमें मारना चाहती हो? चोखा में इतना मिर्च डाला है और दाल में इतना मसाला, दोनों हाथों से उड़ेल दिया है। सीता देवी तो अपनी जेठानी से बड़ी डरती थी। कमला ताई बोली, कहाँ से उठा लाई हो नमूना? जीजी जीजी, वह करती रह गई। आरती बोली, बड़ी माँ, यह तो शहर की छोरी है, भैया के पसंद की है, खाना बनाना इनके बस की बात नहीं। अब भैया लाए हैं तो हमें झेलना ही पड़ेगा।
सब औरतें खाना की थाली छोड़कर उठ गईं। किसी की हलक से खाना नीचे नहीं उतरा। सीता देवी से बोली, कमला ताई, खाने में बुलाया था कि भूखे मारने के लिए। अब हमें घर जाकर खाना बनवाना पड़ेगा अपनी बहुओं से। सीता देवी धीमे से बोली, नहीं जिज्जी, बैठिए, मैं खाना बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। सीता, देख लिए तुम्हारा खातिरदारी, अब यह खाना तुम ही खाओ। कहते हुए सब औरतें गुस्सा होकर अपने घर को चली गईं। सीता देवी गुर्राते हुए बोली, सत्यानाश हो नीलम बहू, निकल जाओ मेरे घर से। अभी तक तुम्हें खाना नहीं बनाने आता, और जब नहीं आता था तो तुम्हें पहले ही बताना था कि तुम्हें नहीं आता। बेमतलब मेरा इतना अपमान करवा दिया। यही सिखाया तुम्हारी माँ ने। माँ जी, मैंने खाना टेस्ट किया था, सब नमक मिर्च मसाले सही थे। मैंने यूट्यूब से देखकर बनाया था। क्या क्या, किससे? आरती बोली, माँ, मैं कहती थी ना, शहर की लड़कियां सिर्फ अंग्रेजी झाड़ना ही जानती हैं। बेटी की बातें सुनकर सीता देवी को अब यकीन हो गया, यह मेरे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। नीलम की आंखों से अविरल आंसू के धार बहने लगे और बोली, माँ जी, मैं बहुत जल्दी खाना बनाना सीख जाऊंगी। सीता देवी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। शाम को जब पवन घर आया तो उसने सारी बात पवन को बताया। पवन ने कहा, जब तुम्हें दाल बाटी बनानी नहीं आता था तो माँ को पहले से ही बोल देती। नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर खाने में नमक तो उसने सही डाला था, फिर नमक इतना ज़्यादा कैसे हो गया। यह विचार उसके मन मस्तिष्क में घूम रहे थे। तभी वह रात को अपने कमरे से पानी लेने के लिए बाहर निकली कि फ़ोन पर आरती दीदी किसी से बातें कर रही थी। अभी तो यह शुरुआत है, इतना तंग करूंगी कि यह शहर की छोरी आज नहीं तो कल इस घर से भाग जाएगी। शहर की लड़की है, रिश्ता निभाना क्या जाने। नीलम समझ चुकी थी, यह सब आखिर आरती दीदी का किया धरा है। वह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। फिर भी नीलम ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं था। आरती बस आए दिन नीलम को तंग करने का प्लान सोचती रहती। कभी अपने भाई के शर्ट पर चाय का दाग लगा देती ताकि ऑफिस में उसका इम्प्रेशन खराब होगा तो भैया भाभी में आपस में झगड़ा होगा। फिर भाई गुस्से में उसे घर से बाहर निकाल देगा। कभी चाय में इतना शक्कर मिला देती कि पवन गुस्से में चाय उठाकर फेंक देता और बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता। पवन का हर समय मूड ऑफ रहता। आरती को ऐसा करने में बड़ा मज़ा आने लगा। बड़ी खुश रहती कि दोनों में झगड़ा हो रहा है। नीलम इन सब से बड़ी दुखी थी। वह खूब समझती थी यह सब आरती दीदी कर रही हैं। ससुराल तो जाती ही नहीं हैं, मायके में पड़ी रहती हैं। उसका जीना दुश्वार कर रखा है। वह ससुराल में अपने सपनों की ज़िंदगी अपने राजकुमार के साथ खुशी खुशी जीने आई थी, पर वह सुकून के 2 पल भी ससुराल में नहीं जी पाई थी। इधर आरती तो अपने रोज नए नए मंसूबे बनाती। जब इससे दाल नहीं गली तो वह खतरनाक प्लानिंग भी करने लगी। और एक दिन उसकी माँ सीता जी गांव के बाहर वाली मंदिर में गई थी तो आरती बोली, भाभी, माँ के कपड़े बहुत फैले हैं, जाकर सब फोल्ड करके अलमारी में रख दो। जी दीदी, मैं अभी जाती हूँ, और अलमारी खोलकर साफ करने लगी तो उसी समय नीलम की माँ रेवती जी उससे मिलने आ गई, अपनी बेटी का खोज खबर लेने कि वह ससुराल में राजी खुशी तो है ना। दोनों माँ बेटी मिलकर काफ़ी देर तक गप्पे हाँकने लगी। शाम होते ही रेवती जी यह कहकर चली गईं कि कल फिर मिलने आएंगी, समधन जी से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि वह अपने गांव के किसी रिश्तेदार के पास 2-3 दिन के लिए मिलने आई थी। रात को सीता देवी मंदिर से लौटी। उनके कमरे से खूब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अरे,
मेरे सोने के कंगन कहाँ गए? सीता देवी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पवन, आरती सब दौड़े दौड़े कमरे में आए। क्या हुआ माँ? बेटा देख, मेरे सोने के कंगन कहीं दिख नहीं रहे हैं। यह तेरे पापा की आखिरी निशानी थी। तिजोरी का ताला टूटा हुआ है। मैं कपड़े अलमारी में रख रही थी तो मैंने देखा। मैंने कंगन इसी में रखा था, मिल नहीं रहा है। अब क्या? आरती बोली। माँ, आज तक हमारे घर में चोरी नहीं हुई। सोना, चांदी, रुपया सब खुला पड़ा रहता है। कभी कोई कामवाली ने भी हाथ नहीं लगाया। अब तुम ही जानो घर में कौन नया सदस्य आया है। माँ, आरती ने शक की सुई नीलम की तरफ साथ दिया। दौड़ते हुए सीता देवी किचन पहुंची। बेटा, जरूर तेरी बीबी ने चोरी की है। देख, तभी तो मेरे चिल्लाने पर भी कमरे में नहीं आई। यह महारानी खाना बना रही हैं। सास के मुंह से अपने लिए चोर शब्द सुनकर पहले तो नीलम हड़बड़ा गई, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ जी, मैंने आपकी अलमारी को हाथ नहीं लगाया। तभी आरती बोली, भाभी, आज आप माँ के कमरे में उनकी अलमारी में कपड़े रखने गई थी। हाँ गई थी, पर मैंने चोरी नहीं की। तब फिर कहीं आपकी माँ ने तो। दीदी, नीलम बहुत तेज से चिल्लाई। दीदी, जो कहना है मुझे कहिए, पर मेरी माँ पर कोई उंगली न उठाए, नहीं तो मैं उंगली तोड़ना भी जानती हूँ। देख रही हो माँ, पहले माँ बेटी मिलकर चोरी करते हैं और पकड़े जाने पर सीना चोरी करते हैं। सीता देवी गुस्से में बोली, बेटा, आज तक हमारे घर में चवन्नी भी गायब नहीं हुआ। आज ही बहू की माँ उससे मिलने आई और आज ही चोरी हो गई। सोचो, इतना मोटा भारी कंगन अपने आप तो खो नहीं जाएगा। पर माँ, ऐसे बिना सबूत के किसी पर इल्ज़ाम लगाना उचित नहीं है। इधर उधर रख कर तुम भूल गई होगी। एक बार शांति से पूरे कमरे में ढूंढो। नीलम की माँ इतना घटिया हरकत नहीं कर सकती। माना कि पैसों के मामले में हमसे कमज़ोर है, पर मेरी बीबी नीलम को मैं भी अच्छे से जानता हूँ। आरती बोली, वाह भैया, बीबी के आते ही तुम जोरू के गुलाम हो गए। कहा था ना, मेरी पसंद की लड़की से शादी कर लो। वह दहेज भर भर कर लाती, सोने चांदी रखने की भी जगह न होती, पर तुम्हें मिली थी यह चोरनी। कितना जानते हो तुम इसे? सिर्फ 2-3 सालों से और इतने दावे से कैसे कह सकते हो? अपने दिमाग से सोचो। भाभी के अलावा इस घर में कौन है नया सदस्य? जरूर माँ बेटी की मिली भगत होगी। लेकिन पवन इस बात को मानने से एकदम इनकार कर दिया और अपने कमरे में आराम करने चला गया। रात भर नीलम बहुत दुखी रही। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर था। वह रोती रही। उधर आरती भी अपने कमरे में टहल टहल कर सोच रही थी कि अब कुछ और नया खेल खेलूंगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। अगली बार तो कुछ और ही गजब होगा। अगली सुबह होते ही ठीक उसी समय का इंतजार कर रही थी जब नीलम की माँ उससे मिलने आई। तभी उसने मंगलसूत्र गायब कर दिया। उस दिन भी घर में बड़ा महाभारत हुआ। अब तो सीता देवी खाने का निवाला भी मुंह में नहीं डाल रही थी। सीता देवी फिर से चीख पड़ी। तीसरे दिन सुबह सुबह नीलम की माँ जब घर जा रही थी तो बेटी से आखिरी बार मिलने आई, यह कहने कि वह शहर जा रही हैं। तो सीता देवी समधन जी से ही लड़ बैठी। आखिर आप हमारे घर रोज रोज क्यों आती हैं? अपनी बेटी को चोरी करना सिखाती हैं, यही संस्कार दे रही हैं। मेरे गहने रुपए पर आपकी बुरी नज़र है, इसीलिए रोज रोज अपनी बेटी के ससुराल का चक्कर लगा रही हैं। आखिर कौन माँ अपनी बेटी के घर रोज रोज आता है? रेवती जी ने कहा, समधन जी, मैं इतना नीच हरकत नहीं करती। मैं तो यहाँ गांव में अपने एक रिश्तेदार से मिलने आई थी, तो सोचा क्यों न जब तक हूँ अपनी बेटी से मिल लूँ। मेरा बेटा कमाता है, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। इतने महंगे जेवर देखकर तो अच्छे रईस जादों की नीयत डोल जाए। आरती बोली। तो रोते हुए रेवती जी अपने घर चली गईं। अब आपको हमारे घर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेटी से
आज से आपका रिश्ता खत्म हुआ। नीलम पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। अब वह सोच रही थी, आखिर घर में चोरी कौन कर रहा है। सारे घर के लोगों की नज़रों में मैं और मेरी माँ चोर हैं। अपने ऊपर दाग लगे तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, पर मेरी निर्दोष माँ की क्या गलती है? वह तो सिर्फ मुझसे मिलने आती थी। नीलम किसी भी तरफ बदला लेना चाहती थी। चोर अपने आप को बड़ा होशियार समझ रहा है, या कहीं सासू माँ झूठ तो नहीं बोल रही हैं। 2 दिन ही शांति से बीते थे कि तीसरे दिन फिर से सीता देवी की रोने धोने की आवाज़ आने लगी। अब की बार तो वह पवन के सामने छाती पीट पीट कर कहने लगी, चोर तेरी बीवी ही है। चोर तो घर में ही है और हम बाहर तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बार तो उसने गहने चुरा कर अपनी माँ को दे दिए और आज खुद ही चोरी करने लगी। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती बेटा, पुलिस को बुलाओ, वह केस खुद सुलझाएगी, नहीं तो हम ऐसे ही लुट जाएंगे। इस बार मेरा खानदानी रानी हार चुराया गया है, वह तो आखिरी धरोहर था मेरे पास। आरती बोली, माँ तुम कहो तो मैं ही फ़ोन लगा दूँ पुलिस को, पर तुम रो मत। सीता देवी बार बार चोरी का इल्ज़ाम लगाने लगी। बेटा मैं कहती हूँ, बहू के कमरे की तलाशी लो, आखिर मेरे गहने जेवरात सब कहाँ जा रहे हैं। आरती, पवन और सीता देवी तलाशी लेने नीलम के कमरे में गए। सीता देवी अलमारी खोलकर सारे कपड़े उठा उठा कर फेंकने लगी। ड्रेसिंग टेबल चेक किया पर गहने कहीं नहीं मिले। सीता देवी वहाँ से जाने लगी तो आरती बोली, माँ रुको, जरा पलंग के नीचे भी देख लो, क्या पता वहाँ फेंक दिया हो। आरती पलंग के नीचे जैसे ही झाँक कर देखा तो एक बक्सा रखा था और उसको खोला तो माँ का खानदानी हार उसी बॉक्स में रखा था। देख बेटा, मैं कह रही थी ना तेरी बीबी चोर है, देख मेरा खानदानी हार मिल गया। माँ भाभी से पूछो वह कंगन और मंगलसूत्र सब कहाँ गायब हुए। जरूर इसने यह अपनी माँ को दे दिया होगा। वह घर में होंगे तब ना मिलेंगे। नीलम तो यह सब देखकर हक्का बक्का रह गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर हार यहाँ कैसे आया? वह तो चुप खड़ी थी। सब कुछ सामने है भैया, अभी भी क्या आपको भाभी पर भरोसा है कि उन्होंने चोरी नहीं की? पवन का भी विश्वास डगमगा गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर चोरी उसकी पत्नी ने किया है। आरती और सीता देवी तो गरज गरज कर चिल्ला रही थी, बेटा बुलाओ पुलिस को, अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। यह तो चुप खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। देखा कितना नाटक किया तेरी बीवी ने, और गहने कहाँ हैं मेरे? बुलाओ पुलिस को, बुलाओ पुलिस को, आरती खूब चिल्ला रही थी। तो ताली बजाते हुए नीलम दुगनी तेज आवाज में चिल्लाने लगी, हाँ हाँ बुलाओ पुलिस को, मैं भी देखती हूँ आखिर असली चोर कौन है। भाभी, एक तो चोरी करती हो, ऊपर से पुलिस की धमकी दे रही हो, तुम ही तो चोर हो। देखा भैया कितनी घटिया औरत है, एक तो चोरी करती है ऊपर से कहती है बुलाओ पुलिस को। नीलम बोली, पवन मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने माँ जी के गहने नहीं चुराए और ना ही मेरी मम्मी ने। उस वक्त मेरी मम्मी रोते हुए यहाँ से चली गई और मैंने सब बर्दाश्त किया, पर अब मैं नहीं सहूँगी। बर्दाश्त करने की सीमा होती है। मैं चाहती तो इस घर को छोड़कर चली जाती, पर मैं अपनी माँ के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। पर नीलम, सबूत तो तुम्हारे सामने है। तुम्हारे कमरे में पलंग के नीचे माँ का रानी हार मिला है और तुम कह रही हो तुमने गहने नहीं चुराए। अब तो मुझे लग रहा है कि सच में तुमने अपनी माँ को सोने के कंगन और मंगलसूत्र दे दिए। पवन ने ऐसा कहा तो नीलम टूट गई। तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? नीलम ने कहा, पवन जैसा तुम्हें दिख रहा है ना वैसा नहीं है, असल में असलियत कुछ और है। भैया खड़े खड़े इस चोरनी की बातें क्यों सुन रहे हो? इसका तो खानदान ही चोर है। बुलाओ पुलिस को और इसे ले जाए यहाँ से। पवन बोला, नीलम
तुम्हें पता है चोरी किसने की? जो बोल रही हो बुलाओ पुलिस को। पुलिस तुम्हें पकड़कर ले जाएगी। मुझे नहीं, असली चोर को। आखिर चोर कौन है? पवन ने कहा। असली चोर कौन है बता दो। नीलम ने आरती की ओर देखते हुए इशारा किया तो नीलम के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। पवन ने कहा बोलो कौन है? तो नीलम ने बड़े आत्मविश्वास से कहा जब पहली बार मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा हो सकता है माँ जी गहने इधर उधर रख कर भूल गई, पर दूसरी बार मेरी माँ जब मिलने आई ठीक उसी समय गहना गायब हुआ। तब मैं समझ गई कोई न कोई घर का ही है जो मेरी बदनामी चाहता है। मैं घर छोड़कर चली जाऊं जिससे उसे फ़ायदा हो। इसीलिए मैंने हर घर में हर कमरे में सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया और अपने मोबाइल से अटैच कर दिया। माँ जी के कमरे में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगाया और अपने कमरे में भी मैंने लगाया, क्योंकि चोर बड़ा शातिर था तो उसको पकड़ने के लिए भी शातिर दिमाग ही चाहिए। कहते हुए अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग मोबाइल पर चलाने लगी। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। रिकॉर्डिंग देखते ही सबके होश उड़ गए। आरती चोरी करते हुए कैमरे में कैद थी, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आरती चुपचाप अलमारी खोलती है, गहने चुराती और उन्हें अपने कपड़ों में छिपाकर ले जाती थी। यह देख आरती के माथे पर पसीने उभर आए और वह वहीं जमीन पर धम से बैठ गई। बेटी की हरकत देख सीता देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नहीं नहीं मेरी बेटी ऐसा नीच हरकत नहीं कर सकती। तब नीलम ने कहा एक माँ अपनी बेटी पर आंख मूंद कर भरोसा करती है, पर आज आपका भरोसा डगमगा गया माँ जी। आप हमेशा मुझे पराया समझती रहीं और आपकी बेटी अपनी ही बेटी आपको आपके घर को लुटती रही। सच्चाई अब पवन के भी सामने थी। सारा सच जान पवन की आंखें भर आई। वह नीलम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ नीलम, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं क्या करता तुम ही बताओ। आज से पहले इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं मैं भी भटक गया और ऊपर से आरती ने मुझे इतना भड़काया। तभी पुलिस की गाड़ी भी आ गई और सीता देवी घबराते हुए बोली बेटा नीलम तुम कुछ करो, पुलिस को यहाँ से जाने को बोलो, नहीं तो मेरी बेटी को पकड़कर ले जाएंगे और जेल में डाल देंगे। अब घर की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। यह क्या किया आरती तूने? मेरी बेटी होकर मेरे ही गहने चुरा रही थी और तुझे चाहिए थे तो मुझसे साफ साफ मांग लेती, खुशी खुशी मैं तुझे दे देती। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? फिर भी तुमने अपनी माँ से माँ के ही गहने चोरी की और बहुत बुला रही थी ना पुलिस। लो आ गई, अब जाओ जेल की हवा खाओ। अब आरती पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी थी। पुलिस का नाम सुनते ही वह माँ के पैर पकड़ कर रोने लगी। नहीं माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ पुलिस को जाने को बोलो, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगी। अभी तक तो नीलम चुपचाप खड़ी सब देख रही थी। तभी सीता देवी ने नीलम से कहा बहू गलती तो मुझसे हुई है, मैं इसकी बातों में आई, लेकिन यह मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारी गुनहगार है, इसीलिए इसे क्या सज़ा देनी है क्या नहीं देनी है यह तुम ही डिसाइड करो। मैं इस बीच में कुछ भी नहीं बोलने वाली। बहुत दे दिया मैंने इसका साथ, अब मैं इसे तुम्हारे हवाले करती हूँ। भाभी प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं आपकी ननंद हूँ, एक बार मुझे माफ़ कर दो। नीलम ने ध्यान से आरती को देखा। आज उसके चेहरे पर घमंड अकड़ सब गायब थे। कुछ सोचते हुए नीलम ने कहा अगर मैंने पुलिस के हवाले किया तो यह 4 दिन के लिए जेल में बंद रहेंगी और दोबारा से आकर फिर से मेरे ही खिलाफ मेरे ही घर में साजिश करेंगी। खुद का घर तो बसा नहीं पाई, मेरा भी नहीं बसने देंगी, तो बेहतर होगा कि इनकी सबसे बड़ी सज़ा यही होगी कि जिस ससुराल से डर से यह शादी के बाद मायके में ही पड़ी हैं,
यह हमेशा हमेशा के लिए अपने उसी ससुराल चली जाएं और गलती से भी मायके का नाम ना ले। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे आने से मेरे घर में दोबारा कोई क्लेश हो, अपने ही घर में मैं चोर साबित होऊं। इसलिए नीलम ने कहा, अभी के अभी इन्हें ससुराल भेज दीजिए, जहाँ से ज़िंदगी भर इन्हें बेल ना मिल सके। कहते हुए नीलम चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नीलम की ऐसी अनोखी सजा सुन सभी हैरान थे, खास करके आरती। कहाँ वो इस घर से हमेशा राज करने की सोच रही थी, कहाँ इस घर में नीलम को बाहर निकालने की सोच रही थी, और कहाँ हमेशा हमेशा के लिए इस घर से उसकी विदाई हो गई। आरती को हमेशा के लिए उसके ससुराल भेज दिया गया, जहाँ पलट कर कभी भी किसी ने उसकी खोज खबर नहीं ली। खुद सीता देवी भी बेटी की हरकत से इतने गुस्से में थी कि वह भूल बैठी थी कि उनकी भी कोई अपनी बेटी है। इस तरह से जैसे वह अपनी भाभी को माँ से अलग कर रही थी, उसने आरती को उसकी माँ से हमेशा के लिए अलग कर दिया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट पर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK Voice 517।